नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारा खुद का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो इसमें कुछ पार्ट हमने कर रखा है, जैसे कि हमने पढ़ा कि टीथ जो कि मदद करता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड में, और हमने पढ़ा था कि बकल कैविटी कंटेन्स टू पार्ट। पहला हमने पढ़ लिया था टीथ। अब जो सेकेंड पार्ट था दैट इज द टंग। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट टंग, वाई, किस चीज में ये टंग आपको मदद करता है या इसका मेन फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें हम आज जानने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे दैट इज प्रोड्यूसिंग सलाइवा। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा टंग। देखिए, जो टंग है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी, क्योंकि बकल कैविटी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है टीथ, दूसरा क्या बेटा टंग। ये जो टंग होती है इसको हम लोग एक मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं। मस्कुलर का मतलब होगा बेटा ये क्या होते हैं बेटा, मसल से बनी होगी। और टंग जो होती है ये होती है बेटा मूवेबल, यानी ये मूव कर सकती है। देखिए, राइट लेफ्ट अप डाउन, आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो पहला तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो मसल से मिलकर बना हुआ है, एंड इट इज मूवेबल दैट कैन बी इजिली मूव्ड अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, किधर भी आप इसको घुमा सकते हैं। एंड इट इज एन ऑर्गन फॉर टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर ऑर्गन। टंग इज ऑल्सो नोन एज गस्टेटो रिसेप्टर ऑर्गन। Gustatory receptor simply means organ for taste. So the type of taste, भाई कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है, ये सारे टेस्ट कौन करता है बेटा जी, ध्यान से रखिएगा। The different types of cells that are present on the tongue, they detect the taste. और तीखा लग गया, मीठा लग गया, साल्टी है, ये सारा टेस्ट जो होता है वो कौन करता है बेटा, टंग की मदद से लिया जाता है या किया जाता है। सो टंग इज एन ऑर्गन फॉर गैस्ट्रेटो रिसेप्टर, दैट इज द ऑर्गन फॉर टेस्ट। नाउ देखिए, जब आप खाना खाते हो, इंजेशन करते हो, यानी कि इंजेशन का मतलब वी आर टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, देन उसके बाद पूरा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसको क्या किया जाता है बेटा, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ, केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस टीथ जो हमने पढ़ रखा है। तो टीथ की मदद से इनको ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब क्या होता है बेटा जी, हमारा जो बकल कैविटी के आउटसाइड वाले पार्ट में देयर इज अ ग्लैंड जो कि 3 पेयर ऑफ, बेसिकली वहां पे 3 पेयर में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड इनको बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा अलग अलग लोकेशन पे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी, ध्यान रखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ बकल कैविटी। लेकिन जो बेटा जी वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली बकल कैविटी के अंदर में ही आता है। तो जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल में हो गया और तब इसको मिक्स करना होता है सलाइवा का, तो ये जिम्मेदारी जो होती है, मिक्सिंग की जिम्मेदारी होती है, वो कौन उठाता है, तो बेटा टंग उठाता है। सो इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा, यानी ये फूड को सलाइवा के साथ में आसानी से मिक्स करता है। सो टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम salivary gland. Okay, now it help in articulation of speech. Third one, that अगर आपको विश्वास नहीं है, देखिए हम बोल रहे हैं, जो टॉकिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ दिस टंग, इसी की वजह से है। आप टंग को पकड़ लीजिए और तब बोलने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करिए या फिर बात करने की कोशिश करिए, आप नहीं कर पाएंगे। करके देखिए, यानी बेटा हो क्या रहा है, नहीं हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो। इसका मतलब हम बोल रहे हैं, हम एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें मदद कर रहा है कौन, टंग। तो मूव करती है टंग, तभी हम बोल पाते हैं। सो थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन
आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन में और टॉकिंग में ये मदद करता है। फिर अब जो है बेटा, जब बकल कैविटी में फूड जो होगा डाइजेस्ट हो जाएगा, तब ये आगे पहुंचेगा तो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा। यानी जब ये आगे जाएगा तो बेटा फूड को अगर आप ईसोफेगस में भेजना चाहते हैं, उससे पहले उसको भिगोना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट का मतलब उसको पानी में भिगोइएगा। कोई भी चीज अगर आसानी से उसको आगे की तरफ भेजना है तो हम उसको वेट करके भेजेंगे, ठीक है। तो वेट कैसे होगा सुनिएगा। तो ये जो फूड पार्टिकल है ये सलाइवा के साथ में मिक्स किया जाता है। तो when food is mixed with the saliva then that food is called as bolus। क्या बोलेंगे बेटा? फूड जब मिक्स होगा सलाइवा के साथ में तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बोलस। तो इसीलिए अगर कोई भी पूछे कि सपोज द फूड विच इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी में है एंड उसमें आपने सलाइवा मिक्स कर दिया, तब इस फूड को क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा उस फूड को बोला जाएगा बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। तो बेटा जी जब बेसिकली कहते हैं निगलने के लिए फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉफ्ट करना पड़ता है। तो जब कब कब निकलेगा? जब ओरल कैविटी से हम कहाँ जाएंगे? फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाएंगे ईसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप। तो जब फूड पाइप में फूड घुसता है तो आसानी से नहीं घुस पाएगा, उससे पहले उसको भिगोना पड़ेगा पानी में या सलाइवा में, ठीक है जी। तो इस ताकि जो स्वॉलोइंग हो, स्वॉलोइंग यानी कि निगलने का जो प्रोसेस हो काफी आसान हो जाएगा। तो ये स्वॉलोइंग में भी मदद करता है। इट और डायरेक्शन यानी ये फूड को डायरेक्शन देता है ताकि वो बकल कैविटी से कहाँ जाए? फेरिंग्स में जाए, फेरिंग्स से कहाँ जाए? ईसोफेगस में जाए। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट गिव्स डायरेक्शन टू द फूड एंड हेल्प इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड, और फूड को निगलने में मदद करता है। और swallowing of food एक प्रोसेस, the swallowing of food is also known as deglutition। क्या बोलते हैं इसको बेटा? Deglutition is a process through which food is swallowed inside our what? Esophagus। Simply esophagus में हम फूड को निगलते हैं, निगलने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटेशन। ओके। और बेटा जी चूंकि आप 11th में जाओगे तभी ये पढ़ोगे। इट ऑल्सो कंटेन, जो टंग होती है इसके अंदर में कुछ टॉन्सिल्स भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लिंगुअल टॉन्सिल। ये जो लिंगुअल टॉन्सिल बेसिकली हेल्प करता है इन द डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है बेटा? जब आप खाना खाओगे हो सकता है कि उस बोलस में या वो जो खाना है उसके अंदर में कोई बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन हो, कोई भी हो जो अनवांटेड पार्टिकल है, तो उसको मारने का काम भी ये करते हैं। कौन से? लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि बेसिकली पाए जाते हैं आपके टंग के पास में। सो दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग अस टू फाइट विद द पैथोजेंस। सो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा? ये हेल्प करता है टू फाइट या किल, लिख लीजिएगा, टू किल द पैथोजेंस। पैथोजेंस को किल करने का काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबको, फंजाई हो गया, इन सबको किल करने का काम करता है कौन बेटा जी? लिंगुअल टॉन्सिल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा टंग। तो हमारा जो बकल कैविटी वाला पार्ट है ये हो चुका है। टंग के बारे में मैंने बता दिया, ठीक। ईच एंड एवरी पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड। देखिए ये जो सैलिवरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये हमारे बकल कैविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है दैट इज सलाइवा, ये बकल कैविटी में आता है और डाइजेशन में मदद करता है। तो पहले देख लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी, यानी कि ये पार्ट नहीं है बकल कैविटी का। बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा। देन बोला जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती है बेटा, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बेसिकली सुनिएगा, दो प्रकार की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन, यानी जो भी चीज वो निकालती है वो डक्ट में डालेगी पहले, डक्ट से होते हुए वो डिजायर्ड ऑर्गन्स तक जाती है। तो डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड आर कॉल्ड एज
एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक और ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। सुनिएगा, देखिए यहाँ पे मैं ग्लैंड्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लैंड्स दो प्रकार की ग्लैंड है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होगा बेटा जी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखिए अगर कोई भी ग्लैंड है, पहले हम एक्सोक्राइन को देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड। यानी जैसे मान लीजिए जैसे सलाइवा है, सपोज करिए ये सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये उसका एक पार्ट में मान लेता हूं दैट इज कॉल्ड एज द पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड जो होगी वो सिक्रेट करेगी अपना सिक्रेशन। ये पहले एक डक्ट के अंदर में अपना सिक्रेशन डालेगी, जैसे मान लीजिए बूंद बूंद जो भी केमिकल है उसके अंदर में वो सिक्रेट करिए। बूंद बूंद क्या है? सलाइवा है। क्या है? सलाइवा। तो किसी डक्ट के माध्यम से वो जाएगा कहां पे? बकल कैविटी में जा रहा है, बकल कैविटी के अंदर में जा रहा है। तो इसने सहारा लिया, डक्ट का सहारा लिया है, नली का सहारा लिया है, तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी डक्ट होती है? ये स्पेसिफिक नाम है इस डक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट बोलते हैं इसको? स्टेनसन्स डक्ट। यानी कोई भी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन पहले डक्ट में डालेगी, डक्ट से होते हुए वो डिजायर्ड ऑर्गन्स तक पहुंचेगी या डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचेगी, तो इस प्रकार के ग्लैंड को बोलते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या हो गया? वही पहला जो हमने पढ़ा है सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। तो ये डायरेक्टली जो भी अपना सिक्रेशन डालेगी पहले डक्ट में डालेगी, डक्ट से होते हुए डिजायर्ड ऑर्गन तक जाएगा, डिजायर्ड लोकेशन तक जाएगी, तो इस प्रकार के ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब जो दूसरी ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। सुनिएगा, जैसे कोई भी ग्लैंड, एनी ग्लैंड, जैसे मान लीजिए ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो कोई भी ग्लैंड है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालेगी, जो सराउंडिंग ब्लड वेसल उसके आसपास से गुजर रही होंगी उसमें डालेंगी। सो दे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसने क्या किया? अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें डाला? ब्लड वेसल में डाला। किसमें डाला बेटा? ब्लड वेसल में डाला। ये पूरा किसमें डाल दिया? ब्लड वेसल में डाल दिया। ठीक है, यानी उसकी खुद की कोई नली नहीं होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन डालेगा सीधे सीधे ब्लड को दे देगा, ले भैया ब्लड और ले जा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई डक्ट नहीं होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना सिक्रेशन निकाला, जो भी होगा ग्रोथ हार्मोन या कोई भी हार्मोन हो, और सीधे ब्लड में डाल दिया। ठीक है, तो उसका कोई डक्ट है नहीं, तो डक्ट नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड। तो ये क्या कर रही है? इट डायरेक्टली रिलीज इट्स सिक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड वेसल में या ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, तो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। So it directly releases secretion into blood stream. This type of gland called as endocrine gland. Endocrine gland नोट डाउन कर लीजिएगा। सो जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं, देन दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी ये डक्ट में पहले डालेगी। एनी ग्लैंड विच सीक्रेट इट्स सिक्रेशन इनटू डक्ट कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। देयर आर बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड। पहला 3 पेयर्स यानी कि 3 2 6 हो गए। पैरोटिड ग्लैंड,
जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। नंबर में 2 सब मैंडिबुलर, बीच की रहेगी, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। थर्ड दैट विल बी द सबलिंगुअल ग्लैंड, ये भी 2 होगी लेकिन सबसे छोटी होगी, दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ऐसे जैसे कि मैंने बोला कि 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे बकल कैविटी के आउटसाइड रीजन में पाई जाती है। ठीक, जो मेन काम है बेटा जी, जो आपके लेवल पे है, वो इतना ही जानिए कि बेटा सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा, म्यूकस भी करता है, कुछ और भी कंपोनेंट्स, बाइकार्बोनेट्स, बहुत सारी चीजें निकालता है। लेकिन आपके लेवल पे अब इंजाइम भी होती है, सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम। आप अभी इतना याद रखिए कि भैया बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली प्रोड्यूस करेगा सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करेगा? सलाइवा। हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स और भी होते हैं। तीनों से प्रोड्यूस होगा सलाइवा, 3 पेयर्स हैं, तीनों पेयर से सलाइवा। देखिए, सो सैलिवरी ग्लैंड बेसिकली प्रोड्यूस सलाइवा। ग्लैंड्स जो कि मैंने लिख दिया क्या है, पेयर्ड में, यानी कि 2 होंगे। लोकेशन कहाँ है, डक्ट कौन सी होगी, प्रोड्यूसेस और रिलीज इनटू क्या, कहाँ वो अपना सिक्रेशन रिलीज करेगा। सबसे पहले है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। जो पहली ग्लैंड है वो है बेटा जी पैरोटिड ग्लैंड। विच ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड and it is just found near the ear region. This region you are I think this is visible from your side. This region near the ear or in the anterior portion or in the front part of the ear, there is a gland that is called as parotid gland, that is the largest gland, okay, near the ear, and it will secrete its secretion by the help of a duct, because we know that salivary gland is an exocrine gland. तो कौन सी डक्ट से सिक्रेशन करेगी? स्टेनसन्स डक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा? सलाइवा। और कहाँ किधर ये भेजेगा अपने सलाइवा को? बकल कैविटी में। सो ये याद रखिएगा कौन सी डक्ट है, स्टेनसन्स डक्ट, और ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। नाउ द सेकेंड दैट इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, so it is present below the jaw. Suppose this is the jaw region, upper jaw, lower jaw. So below the jaw region, like here only, this gland is found. So below the jaw, submandibular gland is found, and it also secretes its secretion by the help of duct that is known as Warthen duct. Warthen duct. It produces what? Saliva, releases into buccal cavity. Now the last, and that will be the smallest gland, sublingual gland. It is present just beneath the tongue. Suppose this is the tongue, or we can say that near the lips also. So underneath tongue, and it also secretes its secretion by the help of duct that is known as the duct of Revinus. It also produces saliva and releases into the buccal cavity, because saliva बनता तो है सैलिवरी ग्लैंड में, लेकिन वो सीक्रेट जो होता है वो जाके आपके बकल कैविटी के अंदर में रहता है, जहाँ पे वो स्टार्च का डाइजेशन करने में मदद करता है। होगा तो कहाँ पे? सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर में प्रोड्यूस होगा सलाइवा, लेकिन बकल कैविटी में आके वहां पे ये बेसिकली मदद करता है किस चीज में? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अगेन रिपीटिंग, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज द स्टेनसन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर ग्लैंड वार्थन डक्ट, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड डक्ट ऑफ रिविनस। और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर कोई भी ग्लैंड अगर डक्ट का सहारा ले रहा है, इसका मतलब वो कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके जी, क्लियर? नोट डाउन। नाउ दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा के अंदर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए मैंने बीच में लिख दिया सलाइवा।
सलाइवा के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि आयन बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट्स, these are the ions that are present in the case of what? Saliva. Okay, now the second thing which is the most important thing जो आपके भी बुक में दे रखा है, बुक में कैसे दे रखा है उसको मैं बताता हूँ। देखा है कि सपोज करो कि कोई आप ऐसा फूड देखते हो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जैसे मैं हूँ तो बहुत छोला भटूरा जैसे देखो मुंह में क्या आएगा, इतना यम्मी है, पानी आ जाएगा। तो बेसिकली जो पानी आता है ना मुंह में, वो पानी नहीं होता है, वो बेटा बेसिकली होता है सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा। तो ये सलाइवा आता है जो आप बेसिकली जब अच्छा फूड देखोगे उस समय पानी चूता है, दैट इज बेसिकली सलाइवा। अब समझिएगा, ये जो सलाइवा के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम। कौन सी इंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम। और इसका दूसरा नाम किसी बुक में आप देखेंगे टाइलिन भी कहा जाता है। ये जो ऑप्टिमम पीएच जो चाहिए, जिस पीएच पे वो बहुत ही एक्टिव होता है और एक्टिवली काम करता है, तो याद रखिएगा सलाइवरी अमाइलेज जो होगा वो 6.8 पीएच पे बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। सो दिस इंजाइम, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस इंजाइम? तो बेटा जैसे ही आप क्या करोगे, देखोगे कोई फूड, आप मान लो अभी खाना खाए हो, ठीक है, तो है क्या, अभी तो मैंने खाना खाया था लेकिन अचानक से मुंह में पानी आ गया। तो बेसिकली वो करता क्या बेटा, आपके जो पहले आपने जो स्टार्च खाया है उसका डाइजेशन स्टार्ट करा देता है कि वो डाइजेस्ट होगा तभी बंदा फिर से ऊपर से ठूस पाएगा। ठीक है, तो किस चीज का डाइजेशन कराएगा? स्टार्च का डाइजेशन। तो यहां देखिए ये स्टार्च मैंने लिखा, स्टार्च इज बेसिकली ऑफ पॉलीसेकेराइड। ओके, यानी बहुत सारे यूनिट, मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट मिली होंगी तब ये बनता है। सो स्टार्च के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज जो इंजाइम है जो सलाइवा के अंदर में पाई जाएगी, ये एक्ट करेगा और किस पीएच पे बेटा जी? तो पीएच 6.8 पे, और ये कन्वर्ट कर देता है दिस पॉलीसेकेराइड इनटू डाइसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड वाली यूनिट में यानी कि डाइसेकेराइड में, दैट इज कॉल्ड एज माल्टोज। किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज। और कुछ और अमाउंट भी होंगे डेक्स्ट्रीन और आइसोमाल्टोज, वो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इतना याद करिए कि बेटा जैसे ही आप कोई खाना देखते हो तो होता क्या है, बेसिक डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका डाइजेशन? स्टार्च का डाइजेशन। यहाँ पे भी 100% जो है स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये 30% ही स्टार्च का डाइजेशन कर पाती है। तो स्टार्च का कितना पार्ट? आउट ऑफ 100% 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ पे? आपके बकल कैविटी के अंदर में ही, ध्यान रखिएगा। सो 30% स्टार्च डाइजेस्टेड इन buccal cavity where this starch will be acted upon by the salivary amylase। ये इंजाइम कहाँ से सिक्रेट होती है? सलाइवा में पाई जाती है। किस पीएच पे काम करेगी? 6.8 पे। और इसको जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगी, दैट इज द माल्टोज। किस में कन्वर्ट करेगी? माल्टोज में। नाउ सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स several enzymes that is known as the lysozyme enzyme। ये आपने सुना होगा, लाइसोसोम्स होते हैं जो आप सेल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर में लाइसोजाइम एंजाइम्स होती हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम्स बेसिकली करती क्या है, जैसे आपने कोई फूड खाया है, उस फूड में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो सलाइवा ऑल्सो कंटेन अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द लाइसोजाइम एंजाइम। इट प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को नहीं होने देता है बाय डिजोल्विंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ओके जी, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, बैक्टीरिया का खेला खत्म। अब जो होगा सुनिएगा, सलाइवा के अंदर में एक और चीज पाई जाती है, सुनिएगा, इसको जरा सिस्टमैटिक ढंग से बनाता हूं। सलाइवा ऑल्सो प्रोड्यूसेस म्यूकस, ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। और ये जो म्यूकस है बेटा बेसिकली क्या करता है, जो फूड पार्टिकल है उसको एडहेयर करके
साथ में लाने का काम करता है, तो एडहेरेंस में मदद करेगा। यानी ये बेसिकली किस चीज में करेगा, एडहेयर करेगा, यानी कि पास पास लाएगा, प्लस लुब्रिकेशन देगा किसको, फूड पार्टिकल को। तो फूड पार्टिकल को हमें क्या करना है बेटा, निगलने योग्य बनाना है। तो निगलने के लिए हमें फूड पार्टिकल को क्या करना होगा, निगलने योग्य बनाना होगा, ताकि आसानी से वो आपके इसोफेगस में चला जाए, फूड पाइप में चला जाए। तो इसके लिए सलाइवा प्रोड्यूस करता है म्यूकस, और ये म्यूकस की वजह से जो ये पार्टिकल्स थे थोड़े दूर दूर थे, ठीक है, ये काफी पास पास में आ जाएंगे, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दिस सलाइवा। और ये लुब्रिकेटिंग भी होगा, यानी कि आसानी से लुब्रिकेटिंग मतलब इसके अंदर में छलकपन होगा, यानी आराम से इसको पकड़ेंगे, छलक के कहीं और चला जाएगा, यानी कि बेसिकली आसानी से ये मूव कर पाएगा। तो जब फूड मिक्स होगा म्यूकस ऑफ द सलाइवा के साथ में, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, बोलस। क्या बना लेगा इसको, इसी को हमने बोला था क्या बेटा जी, बोलस। क्या बोला था, फूड प्लस सलाइवा। तो फूड जब मिक्स होगा सलाइवा के साथ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बोलस। तो याद रखिएगा, बोलस फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बकल कैविटी में होता है। बी फॉर बकल कैविटी, बी फॉर बोलस, ध्यान रखिएगा। बोलस बकल कैविटी, बोलस बकल कैविटी, बकल कैविटी बोलस, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो ये है बेटा, जो ये बोलस बना है, दैट इज मास ऑफ फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो मास ऑफ फूड होगा, ये नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा, यानी बकल कैविटी का पूरा वर्क हो गया है। अब ये बकल कैविटी जो है बेटा, ओपन होती है इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। पहले इसको जरा देख लीजिए, छक्कन हलवाई है ये, सपोज कर लीजिए इट इज छक्कन हलवाई। देखिए, ये मान लीजिए छक्कन हलवाई भाई साहब है। यहाँ पे आपको एक ही चीज समझनी है, क्या बेटा जी, कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, चूंकि एनसीईआरटी में आपके मेंशन नहीं किया है, कि देखिए फूड का इंजेक्शन हुआ होगा, ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माउथ। क्या बेटा जी, माउथ। माउथ में इंजेक्शन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे क्या बेटा, तीथ ऊपर नीचे तीथ लगा हुआ है, मान लीजिए तीथ, और यहीं पे एक मस्कुलर टंग भी है। तो ये ऊपर हो गया तीथ और ये हो गया टंग। तो ये जो तीथ और टंग आपको दिख रहा है, ये दोनों ही बनाता है बेटा बकल कैविटी। तीथ और टंग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बकल कैविटी। अब ये बकल कैविटी जो है लीड्स टू अनदर सेक्शन। जब ये बकल कैविटी ओपन होगा इनटू अनदर सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज, ये ओपन होगा पीछे की तरफ में, एक कॉमन पैसेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। ध्यान रखिएगा, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, यानी बकल कैविटी खुलेगा किसमें, फेरिंग्स में। किसमें खुलेगा, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर के लिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां कहीं लिख दूं फेरिंग्स के बारे में। सो द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी opens into pharynx। किसमें ओपन होगा, फेरिंग्स में। एंड ये क्या बेटा, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। देखिए क्यों बोल रहे हैं, सपोज करिए आपने क्या किया, जैसे नोज को आप बोलोगे कि विंड पाइप, मान लीजिए नोज को बंद कर दो, तो क्या एयर जाना बंद हो जाता है, मर जाओगे आप, नहीं मरोगे। बंद करके देखो,
आप आसानी से सांस ले पा रहे हो। किसके मदद से? माउथ के, क्योंकि ये माउथ खुल किस में रहा है? फेरिंग्स में। किसमें खुल रहा है? फेरिंग्स में, यानी कि ये फेरिंग्स जाके विंड पाइप में डायरेक्टली खुल सकता है, याद रखिएगा। सो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। किसके लिए? फूड एंड एयर। अब सुनिएगा, ये जो फेरिंग्स होता है ये सेपरेटली बेसिकली दोनों में खुलेगा। यहाँ पे जस्ट 2 ओपनिंग होती हैं, यहाँ पे आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ 2 पाइप होते हैं। जैसे देख लीजिए, ये जो मेरा जो आगे का पाइप दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको बाहर से दिख रहा है, ये होता है बेटा विंड पाइप, हवा वाला पाइप। और इसके जस्ट पीछे होता है आपका क्या? फूड पाइप। तो सुनिएगा, ये जो आगे की तरफ दिख रहा है ये और ये, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। द ओरल कैविटी या बकल कैविटी ओपन होगा किसमें? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड, ये कॉमन पैसेज है जहां से दोनों चीजें जा सकती हैं। अंदर में क्या जा सकता है? एयर भी जा सकता है और फूड भी जा सकता है। तो देखते हैं। ओके, अब सुनिएगा, ये जो आगे की तरफ है, जो आगे की तरफ पाइप होता है, ये है बेटा जी आपका विंड पाइप। कौन सा पाइप? विंड पाइप। और जो पीछे की तरफ पाइप है ये है बेटा जी ईसोफेगस। ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। और जो ये विंड पाइप है इसका एक स्पेशल नेम भी है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ट्रेकिया और विंड पाइप, याद रख लीजिएगा। तो कोई भी पूछे कि बेटा ये आगे जो दिख रहा है ये कौन सा पाइप है जो मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे विंड पाइप या ट्रेकिया। सो देखिए, फेरिंग्स जो होगा ये आगे खुलता है इन दोनों सेक्शन में, यानी कि विंड पाइप में भी और आपका किसमें? दैट इज ईसोफेगस, दैट इज कॉल्ड एज द फूड पाइप। सो जो आगे की तरफ है वो है बेटा जी ट्रेकिया और विंड पाइप। जो पीछे की तरफ होगा उसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप। जो ओपनिंग होती है दोनों की, फेरिंग्स है ये पूरा, यहां से लेके यहां तक फेरिंग्स है, ये पूरा क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जिसमें दोनों चीजें खुल रही हैं, दैट इज फॉर द एयर एज वेल एज फॉर द फूड के लिए। अब जो ओपनिंग होती है किसकी बेटा जी? दैट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। ठीक है, ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। लिख लीजिएगा, यहां कहीं पे भी लिख लीजिए, यहां कहीं पे ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, सॉरी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। उसी तरह से जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, दैट इज द ईसोफेगस की ओपनिंग होगी, इसको बोलते हैं बेटा गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। सो ओपनिंग ऑफ गलेट, दैट इज ओपनिंग ऑफ फूड पाइप और ईसोफेगस, उसको हम लोग बोलते हैं गलेट। ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे की तरफ होगा ट्रेकिया या विंड पाइप, पीछे की तरफ होगा ईसोफेगस और फूड पाइप। जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की उसको बोलते हैं ग्लोटिस, और जो ओपनिंग होती है फूड पाइप की दैट इज कॉल्ड एज गलेट। अब सुनिएगा, यहां पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पे इसके जस्ट ऊपर जो ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस ये दिख रहा है, ग्लोटिस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इपीग्लोटिस। ध्यान से सुनिएगा, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जस्ट ग्लोटिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको?
इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, सुनिएगा, ये जो इपीग्लोटिस है ये बेसिकली प्रिवेंट करता है एंट्री, किसकी, सुनिएगा, जैसे मान लीजिए फेरिंग्स से हवा भी आ रही है और आपका क्या आ रहा है, फूड भी आ रहा है, तो बेटा फूड को जाना चाहिए फूड पाइप में, हवा जाएगी ट्रेकिया में, है कि नहीं, यहां से तो दोनों आ रही हैं, एयर भी आ रहा है फूड भी आ रहा है फेरिंग्स में, लेकिन अब बेटा जब इधर से आ रहा है तो बेटा जी अगर सोचिए विंड पाइप काफी पतली होती है, उसमें अगर फूड घुस गया तो तुरंत क्या हो जाएगी, बंदे की मृत्यु हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा, क्या विंड पाइप, सांस रुकेगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इपीग्लोटिस। इसीलिए बेटा जब क्या होता है, जब स्वॉलोइंग होती है उस समय में क्या होता है, ये इपीग्लोटिस पूरी तरह से, जैसे ये है इपीग्लोटिस, यहाँ पे है ग्लोटिस, इसके बगल में फूड पाइप है, तो जैसे ही आप सॉल्विंग करने जाओगे इपीग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस को पूरी तरह से कवर कर लेगा, तो इपीग्लोटिस ने ग्लोटिस को कवर कर लिया, तो फूड जो होगा वो कभी भी इस पाइप में नहीं घुसेगा, किधर घुसेगा, फूड पाइप में घुसेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, इपीग्लोटिस क्या करता है, बेसिकली जब सॉल्विंग का टाइम होता है, जब खाने को स्वॉलो करने का टाइम होता है, तो वो क्या करता है, इपीग्लोटिस कवर कर लेगा, जैसे ये इपीग्लोटिस है, ये नीचे है ग्लोटिस, इसके बगल में है फूड, दैट इज द गलेट, तो ये इपीग्लोटिस इस ग्लोटिस को पूरी तरह से बंद कर लेगा स्वॉल्विंग के समय में, ताकि फूड जो है स्वॉलो होके सीधे किस पाइप में पहुंच जाए, फूड पाइप में पहुंच जाए या इसोफेगस में पहुंच जाए। सो लिख लीजिएगा यूज ऑफ व्हाट, इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, ओके, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, अ कार्टिलिजिनस फ्लैप called as epiglottis, किसके ऊपर है, ग्लोटिस के ऊपर, प्रेजेंट एबव ग्लोटिस दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, जो फूड को नहीं जाने देता है, कहां पे, विंड पाइप में, into wind pipe, or it is also known as trachea, okay जी, that is called as epiglottis। तो मुझे आपको ये इतना क्यों बताना पड़ा, क्यों, क्योंकि बेटा जी जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है म्यूकस, जो एडहेयर करता है, लुब्रिकेटिंग और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पार्टिकल को, तो बोलस फॉर्म करता है फूड प्लस सलाइवा, ये जो बोलस है ये अब जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स में जाएगा, यानी फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स फिर किस में खुलेगा, चूंकि हम फूड पाइप के बारे में पढ़ने हैं, इसोफेगस में खुलेगा, फिर इसोफेगस किस में खुलेगा, आपके स्टमक में खुलेगा, इसलिए इतनी सारी चीजें आपको बतानी पड़ी, ठीक है। सो अब देखिएगा, आई थिंक ये हो गया होगा, तो देखिए ये फूड प्लस सलाइवा, यानी कि बोलस जो बन गया है, अब ये जो बोलस होगा, ये बोलस कहाँ जाएगा, सो जो ये बोलस फूड है ये किस सेक्शन में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, बकल कैविटी में बोलस बना है, अब ये पहुंचेगा बेटा जी फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज है किसके लिए, एयर एंड फूड दोनों के लिए, ओके जी, क्लियर है जी, देख लिया आपने, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स होगी, फेरिंग्स के बाद जो होगा, फूड जब जाता है किसके अंदर में, आपके इसोफेगस में जब जाएगा, जब ये अंदर घुसेगा इसोफेगस के अंदर में, यानी कि गलेट के अंदर में, तो बेटा जी इसको, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्वॉलोइंग ऑफ फूड, यानी हमने किया क्या,
फूड को सॉलो होने से पहले क्या कर दिया, म्यूकस से ढक दिया, यानी उसको लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया और वाटर लाइक सब्सटेंस से ढक भी दिया, ताकि वो आसानी से क्या होगा बेटा, अंदर जा सके। सो फेरिंग्स के बाद में फूड जाएगा किसमें, ईसोफेगस में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी स्वॉल्विंग और डिग्लूटिशन, स्वॉल्विंग और डिग्लूटिशन। फिर ये जो दैट इज ईसोफेगस होगा, ये ईसोफेगस खुलता है इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। किसमें खुलेगा, आपके स्टमक के अंदर में खुलेगा। तो जब ये स्टमक में जाएगा तो ईसोफेगस से जब ये स्टमक में जाएगा तो यहाँ पे जो ईसोफेगस है ना, ये ईसोफेगस के अंदर में बहुत सारी मसल होती हैं, जो मसल के अंदर में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा होता रहता है, और एक स्पेशल मूवमेंट चलता है इनके अंदर में दैट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ईसोफेगस से फूड पहुंचेगा कहाँ पे, स्टमक में, क्योंकि जो ईसोफेगस के अंदर में मसल जो होंगी वो रिदमिकली हमेशा क्या करते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू पूरा खाना कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर में पहुंच जाएगा। सो सलाइवा ने प्रोड्यूस किया म्यूकस ने फूड को एडहेयर कर दिया, लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया, बन गया क्या, बोलस जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में दैट इज द फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड के लिए। फिर फूड का स्वॉल्विंग होगा, वो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। नोट डाउन करेंगे, स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वो है बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में 5 स्टेप होते हैं। पहला होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट दैट विल बी द इजेशन। तो पहला जो फूड का प्रोसेस है, जहाँ फूड इज टेकन इनसाइड इन द माउथ के अंदर में लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्या बेटा जी, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ व्हाट, ह्यूमन बीइंग। सो इंजेशन, फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से लेते हैं, ऑब्वियसली चम्मच भी उठाएंगे तो हाथी से, बाय द हेल्प ऑफ हैंड, ओके। एंड नाउ द सेकेंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली 2 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। एक है बेटा जी मैकेनिकल प्रोसेस, जहां पे मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है सिंपल फूड बाय द हेल्प ऑफ टीथ, दैट इज द मैकेनिकल ब्रेक डाउन। और दूसरा होता है दैट इज द केमिकल ब्रेक डाउन, यानी जहां पे बहुत सारे बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है इंजाइम्स का यूज किया जाता है in order to break down this complex food material into simple food material, that is called as digestion. So digestion of food is accomplished by mechanical and chemical process. First that is mechanical process, that is mastication, जहाँ पे food का breakdown होता है, grinding होती है by the help of teeth. Second that is the chemical process where enzyme और बायोकैटलिस्ट की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फूड मटेरियल में, तो इसको बोलते हैं बेटा डाइजेशन। नाउ जो डाइजेशन है बेटा वो स्टार्ट हो जाता है माउथ, ओरल और बकल कैविटी के पास में ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। मेनली ध्यान रखिएगा, सो डाइजेशन इन केस ऑफ बकल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन मेनली जो बकल कैविटी में होता है वो होता है बेटा मेनली स्टार्च का डाइजेशन, वो भी 100% नहीं 30%। तो मेनली डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी, कितना होगा बेटा 30% होगा, जहां पे स्टार्च टूटेगा माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज द एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड और प्रेजेंट इन द सलाइवा। कितने पीएच पे वर्क करती है 6.8। हमने इससे पहले पढ़ा था
कि जो बकल कैविटी है, सुनिएगा, जो बकल कैविटी है उसके अंदर में दो चीजें हैं। क्या क्या है भैया? एक तो होगा टीथ, एक तो होता है टीथ, और क्या होता है बेटा? दूसरा होता है टंग। ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। जो टीथ होता है ये मदद करता है बेसिकली मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। तो ये टीथ क्या करता है बेटा जी? बेसिकली ये टीथ जो होता है ये मदद करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो ये बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे फूड में तोड़ देता है। तो देखिए, ये जैसे बड़ा फूड था, इसको छोटे छोटे में तोड़ दिया। छोटे छोटे में जब ये तोड़ देगा तो इसके सराउंडिंग का जो सरफेस एरिया होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा तो सराउंडिंग का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा आपका इंजाइम अच्छे से काम करेगा। यानी एक्टिविटी जो होती है इंजाइम्स की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा कौन? इंजाइम। और यहाँ पे कौन सी इंजाइम है? तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा तो सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम भी है, वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो बकल कैविटी में टीथ है, टीथ ने क्या किया? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी बड़े कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे में तोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतने ही तेजी से और अच्छे से काम करेगी इंजाइम। तो यहाँ पे सलेवरी एमाइलेज जो कि इंजाइम है, ये भी इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। यानी ये जल्दी जल्दी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करने लगेगी? माल्टोज में कन्वर्ट करने लगेगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये जो टंग है, टंग ये थोरोली मिक्स करती है फूड विथ किसके साथ में? ऑब्वियसली सलाइवा के साथ में। सलाइवा के साथ में ये मिक्स करती है फूड को। और जब सलाइवा और प्लस फूड पास में आते हैं तो ये बन जाता है बेटा जी बोलस, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। तब ये बोलस वाले फॉर्म में आसानी से ये क्या होगा बेटा? इसको स्वॉलो किया जा सकता है। दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, यानी इसको स्वॉलो करने लायक बनाता है। तो ये किसी चीज में तीत जो टंग है तो ये बोलस के फॉर्म में कहाँ पे स्वॉलो हो जाएगा? बोलस के फॉर्म में स्वॉलो हो जाएगा कहाँ पे? या डिग्लूटेशन हो जाएगा कहाँ पे? इस पर ईसोफेगस के अंदर में चला जाएगा। तो टंग कर क्या रहा है? तो बेसिकली ये फूड को उस लायक बना रहा है ताकि आसानी से ये स्वॉलो हो सके। सो दैट इज नोन एज फैसिलिटेशन ऑफ swallowing ऑफ फूड। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि भैया बकल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेनली यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होगा। 30% स्टार्च जो होगा वो डाइसेक्राइड यानी कि माल्टोज में टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो कि 6.8 pH पे काम करती है। बकल कैविटी दो चीजों से बना है, टीथ और टंग। बेसिकली जो टीथ होती है वो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है, जिससे सराउंडिंग का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। तो सलाइवरी अमाइलेज का एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आसानी से कन्वर्ट कर पाएगी। और टंग और टीथ दोनों मिलके, मैं एक को नहीं बोल सकता हूँ, टीथ और टंग दोनों मिलके बोलूँगा कि बेटा अगर टीथ नहीं रहेंगे तो मान लो कि टंग ऐसा मूव कर रही है तो खाना तो बाहर आ सकता है, लेकिन टीथ भी रहती है जो उसको बाहर नहीं आने देता है। सो टीथ और टंग दोनों मिलके थोरोली मिक्स करते हैं फूड को विद द सलाइवा के साथ में, जो कि कहाँ से आएगा? सलाइवरी ग्लैंड से आएगा। ओके, और मिक्स होगा तो बोलस बन जाएगा, यानी अब ये स्वॉलो करने लायक हो जाएगा, तब वो ईसोफेगस में जाएगा। तो बेसिकली टीथ और टंग दूसरा काम कर रहा है, दैट इज फूड को बना रहा है स्वॉलो करने लायक। ठीक है,
दैट इज अबाउट द बकल कैविटी। नोट डाउन कर लेंगे। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस, यानी जब हम फेरिंग से आगे बढ़ेंगे तो फूड जो स्वालो होगा, दैट swallowing ऑफ फूड इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ ईसोफेगस, यानी फेरिंग से जब फूड आ रहा था ईसोफेगस में बाय द हेल्प ऑफ गलेट, जैसे कि हमने देखा फूड पहले आया माउथ में, माउथ से बकल कैविटी जो कि टीथ एंड टंग है, फेरिंग्स में कॉमन पैसेज है एयर एंड वाटर के लिए, फिर फूड को स्वॉलो किया गया, डिग्लूटिशन किया गया, तो कहां घुसा फूड? गलेट पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है बेटा बेसिकली इसकी जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर होती हैं, यानी कि मसल से बनी होती हैं, जिसमें रिदमिकली कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन, जैसे यहाँ पे कंट्रैक्ट हुई तो ये उसके ऊपर वाली रिलैक्स हो गई, फिर ये रिलैक्स हो गई तो इसके नीचे वाली कंट्रैक्ट हो जाएगी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चीजें इसमें चलती रहती हैं। सो द टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज टेकिंग प्लेस इनटू द मसल ऑफ दिस ईसोफेगस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक और द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये जो कंटिन्यूअस रिदमिकली कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हम नहीं कराते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल होती है जो बना होगा, जो आप जैसे ही फूड उसके अंदर जाएगा ये कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन करते हुए फूड को जो होगा ईसोफेगस से कहां भेजने की कोशिश करेगा? ऑब्वियसली इनटू द स्टमक में, ठीक है। सो ईसोफेगस इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इट्स वॉल इज लाइंड बाई मसल से बनी होगी, ओके, विच रिदमिकली जो हमेशा रिलैक्स करेगी, कंट्रैक्ट करेगी टू पुट फॉरवर्ड द फूड फ्रॉम फेरिंग्स कह लो या माउथ कह लो टू द स्टमक। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज, जो रिदमिक मूवमेंट चल रहा है जब फूड जाएगा तब उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और फिर उसके बाद ईसोफेगस ओपन होगा इनटू द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर स्पिंचर। एक स्पिंचर होगी जो कुछ इस तरह का एक मस्कुलर फ्लिप लाइक स्पिंचर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। तो ये इस तरह का क्यों है? देखिए जब फूड ऊपर से आएगा, जैसे यहां पे ईसोफेगस है, ठीक है जी, फूड आ रहा है तो इसके ऊपर ये मान लीजिए, इधर थोड़ा सा इधर बना देता हूं, मान लीजिए फूड आ रहा है, ठीक है, तो ये स्पिंचर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा जब फूड का प्रेशर आएगा ईसोफेगस की से नीचे, तो ये जो फ्लिप है, जो कवर है मस्कुलर का, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, यानी ये जो वाल्व लाइक स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाएगा और यहीं से स्टार्ट हो रही होगी आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। तो ये आपका किसके अंदर में घुस जाएगा? फूड स्टमक में। अब क्या होगा, सारा प्रेशर, सारा फूड जब इसके अंदर में आ जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर कम होगा, ये अब प्रेशर लगाएगा तो ये उल्टा जाके इसको बंद कर देगा। यानी ये जो बेसिकली स्पिंचर होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, बैकवर्ड फ्लो ना हो, ध्यान से सुनिएगा। स्पिंचर जो है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर से आपका इसोफेगस ओपन होता है इनटू द स्टमक में, और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर जो मस्कुलर स्पिंचर है ये बेसिकली प्रिवेंट करता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। जब खाना यहां से यहां आ गया तो इसके अंदर ना जाए, तो ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहले ऐसे है, प्रेशर पड़ा तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये फूड आसानी से अंदर आ गया। फिर जब प्रेशर नीचे ज्यादा लगेगा तो फिर से ये ऐसे हो जाएगा। यानी बेसिकली ये क्या कर रहा है बेटा, बैक फ्लो को रोकने के लिए जो स्पिंचर लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द इन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर। तो इसोफेगस ओपन होगा, दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये पार्ट है किसका, स्टमक का। इसोफेगस ओपन होगा इनटू द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ अ स्पिंचर दैट इज नोन एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर, जो कि मसल से बना होगा, मस्कुलर स्पिंचर होगा। लिख भी दिया है,
esophagus open into stomach by the help of a muscular sphincter that is called as the gastroesophageal sphincter। और ये इसका मेन वर्क क्या है? इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, यानी जो फूड आपके स्टमक में आ गया अब वो वापस आपके उसमें ना जाए। ठीक है, अब जो 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं स्टमक के, ठीक है, तो देखिएगा आज यहीं तक करेंगे स्टमक तक। देखिए, द पार्ट विच इज क्लोजर टू दिस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर, जहां पे ये स्पिंचर खुल रहा है उसके पास वाला जो इलाका होता है किसका? स्टमक का। तो स्टमक भी डिवाइडेड है, स्टमक के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड है। द पार्ट जो काफी नजदीक है किसके? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर के, इस पार्ट को बोला जाता है बेटा कार्डियक। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक स्पिंचर। तो इसीलिए कभी कभार आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर को कार्डियक स्पिंचर भी कह दिया जाता है। ठीक है जी, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर को कभी कभार कार्डियक स्पिंचर भी कह दिया जाता है। ओके जी, क्लियर है। फिर जो ये उठा हुआ भाग है स्टमक का उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फंडिक। क्या बोलेंगे? फंडिक, जो पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में थोड़ा उठा हुआ है। फिर उसके बाद जो मेन इलाका है, जो पूरा पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बॉडी। उसके बाद ये जो लास्ट सेक्शन है आपका स्टमक का, इसके बाद बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा पार्ट जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। दैट द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक। सो अब हम स्टमक पढ़ चुके हैं। स्टमक के 4 भाग, पहला दैट इज द कार्डियक पार्ट जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर के आसपास में है। ठीक, देन द बल्ज्ड पोर्शन ऑफ दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टमक में फंडिक, बॉडी जो बाकी जो इलाका दिख रहा है, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक। सो स्टमक क्या बेटा? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिकली कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन केस ऑफ स्टमक, फिर इसमें आएगा डाइजेशन इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा ताकि आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।